एसआई पद्धति जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी, एसआई पद्धति में मात्रकों को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वे बातें कौन कौन सी हैं, उनमें से कुछ बिंदु आपको बता रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई मात्रक लिखते हैं तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखा जाता है, छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे हमें लिखना है मीटर, तो मीटर के लिए हम स्मॉल एम लिखेंगे, कैपिटल एम नहीं लिखा जाता। ये समझ आया? मीटर को हम कैसे व्यक्त करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल एम से, स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमें किलोग्राम को व्यक्त करना है तो किलोग्राम के और जी से व्यक्त किया जाता है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल बनता है, बाकी सब स्मॉल बनते हैं। ये सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? लेकिन जब भी हम एसआई पद्धति के मात्रक लिखते हैं तो ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होता। एसआई पद्धति में यदि आपको किलोग्राम लिखना है तो स्मॉल के स्मॉल जी, कैपिटल के नहीं बनता, इसको याद रखना। यदि हम एसआई पद्धति में सेकंड लिखना चाहते हैं तो स्मॉल एस, स्मॉल सी, ई और स्मॉल सी। ये नहीं कि आपने एस कैपिटल बना दिया और ये स्मॉल कर दिया, ये गलत हो जाएगा। स्मॉल एस और कैपिटल एस में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एस की साइज बड़ी होती है और स्मॉल एस की साइज ई और सी जैसी ही होगी। तो जहां भी आपको सेकंड लिखना है, एस, ई और सी तीनों स्मॉल में रहेंगे और एक ही साइज में रहेंगे। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन एग्जाम में छोटे बातों पर ही नंबर कटते हैं और हम नहीं चाहते कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कोई काट सके। ठीक है, इसलिए परफेक्शन के साथ हमें फिजिक्स पढ़नी है ताकि पूरी तरह से आप उसके लिए तैयार रहो, जांचने वाले को आपकी गलती ना मिले। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि जब भी हम एसआई पद्धति में मात्रकों को लिखते हैं तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स का ही यूज करना है। एम मीटर के लिए, स्मॉल के स्मॉल जी किलोग्राम के लिए, स्मॉल एस स्मॉल ई स्मॉल सी सेकंड के लिए। इन सब बातों को आप नोट करते जाओ। ठीक है, लेकिन यहां भी लेकिन है, यदि कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जैसे एम्पियर, एम्पियर एक वैज्ञानिक थे। पिछली क्लास में आपने देखा था अंतरराष्ट्रीय पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो जब भी हम एम्पियर को लिखेंगे तो कैपिटल ए का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए एम्पियर को व्यक्त करते समय कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इसी प्रकार से केल्विन, केल्विन भी एक वैज्ञानिक का नाम है। तो जो टेम्परेचर का यूनिट होता है, ताप का जो मात्रक होता है केल्विन, उसको हम कैपिटल के से प्रदर्शित किया करेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? जो वैज्ञानिक के नाम पर है वो कैपिटल में लिखना है, लेकिन जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है वो हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। और भी है ऐसे, बताओ कोई मिला आपको? कल हमने 7 आपको मात्रक लिखवाए थे, उन 7 में कौन कौन से वैज्ञानिकों के नाम है और कौन कौन से वैज्ञानिक के नाम नहीं है? जैसे लंबाई, तो मीटर स्मॉल एम, किलोग्राम स्मॉल के स्मॉल जी, सेकंड स्मॉल एस स्मॉल ई स्मॉल सी। इसके बाद विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। मोल किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं होता है, इसलिए हम स्मॉल एम स्मॉल ओ स्मॉल एल स्मॉल ई। ये नहीं कि पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, नहीं, इसमें सभी स्मॉल बनाए। और कौन सा रह गया? विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, ये भी किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, स्मॉल सी स्मॉल बी, कैंडेला।
इन बातों को हमें ध्यान रखना आवश्यक है। कल जो आपने नोट किया था उसमें आप चेक कर लो एक बार कि कहीं कोई आपने इससे अलग तो नहीं बना दिया। एम्पियर कैपिटल ए, केल्विन कैपिटल के, बाकी सब स्मॉल, क्योंकि वो किसी वैज्ञानिक के नाम नहीं है। यदि किसी वैज्ञानिक का नाम मीटर होता तो ये एम भी कैपिटल बनता। समझ आया? तो ये होता है तरीका एसआई पद्धति में मात्रकों को लिखने का, उनको प्रदर्शित करने का। अभी आगे आप और भौतिक राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं अगले अध्यायों में। जैसे हम बल पढ़ेंगे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन, और न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, उसको हम कैपिटल एन से व्यक्त किया करेंगे। ठीक है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, और ये पास्कल भी वैज्ञानिक का नाम है, तो कैपिटल पी आएगा उसमें। तो नोट कर लेना चाहिए आपको कि जो वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित होते हैं, जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित होते हैं, उनके लिए कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, और जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित नहीं होते, उनको लिखने के लिए अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बात तो हमें ये याद रखना। दूसरी बात, मीटर की पूरी स्पेलिंग यदि आपको लिखना है METRE, तो भी हम सभी अक्षर स्मॉल ही लिखेंगे। ये नहीं कि आपने पहले अक्षर कैपिटल एम लिख दिया और बाकी स्मॉल, सभी अक्षर स्मॉल लिखेंगे। ठीक है। और यदि आप इसको शॉर्ट में लिखते हो तो केवल एम लिखना है। ठीक है। और दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, हमने कई बच्चों की कॉपियों में ये गलती देखी है, इसलिए आपको हम सिखा रहे हैं। मीटर लिखने के बाद ये आपको ये पॉइंट यहाँ नहीं लगाना है, ना ये किलोग्राम के बाद, ना सेकंड के बाद, कभी भी किसी भी मात्रक को लिखने के बाद उसके बाद ये छोटा सा बिंदु हमें नहीं रखना होता है। ठीक है। मतलब जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, तो हमने अपना नाम लिखा एम के भी, ये एम के बाद एब्रिविएशन मार्क कहलाता है, ये लगाया, के बाद लगाया, बी के बाद, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। लेकिन यदि हम नाम नहीं लिख रहे हैं, हम तो मात्रक को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए किसी भी अक्षर के बाद ये बिंदु आपको नहीं लगाना है। इस नियम नंबर 2 को भी नोट कर लीजिए कि किसी भी मात्रक को लिखने के बाद कोई संक्षिप्त बिंदु नहीं रखा जाता। संक्षिप्तीकरण बिंदु मतलब जो हम लिखते हैं ना छोटा करने के लिए, हमने आपसे कहा BA लिख के बताओ, बी की डिग्री होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बी के बाद पॉइंट और ए के बाद पॉइंट, एब्रिविएशन मार्क उस पॉइंट को बोलते हैं। तो वो यहाँ नहीं लगाना है। हमने कई बच्चों की कॉपी में देखा है, आपका आंसर आया 8 मीटर, 8 मीटर, ये बिंदु, ये गलत है। मीटर के बाद कोई बिंदु नहीं आता, किलोग्राम के बाद कोई बिंदु नहीं आता, SEC के बाद कोई बिंदु नहीं आता है। तीसरा और आखिरी नियम यह है कि चाहे 1 मीटर हो, चाहे 15 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, उसका मात्रक मीटर ही रहेगा। ये नहीं कि मीटर्स बोलने लगो आप। समझ में आया? मीटर्स कभी नहीं होता, बहुवचन में कभी नहीं बोला जाता। ये नहीं कि 100 मीटर्स, ये रॉन्ग है। फिर इसके दृष्टिकोण से चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, मीटर मीटर ही रहेगा, मीटर्स नहीं होता। इसी प्रकार से किलोग्राम्स नहीं होता, ग्राम्स नहीं होता, सेकंड्स नहीं होता, सेकंड ही रहेगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के सभी मात्रकों को लिखते समय याद रखना है कि मात्रक हमेशा एक वचन में ही होते हैं, कभी भी कोई मात्रक बहुवचन में नहीं होता। तो ये 3 बिंदु आपने नोट किए होंगे। सबसे पहला, किसी मात्रक को लिखते समय अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन किसी वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक आधारित होते हैं, उन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बताया था, किसी भी मात्रक को लिखने के बाद कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाना है, बिंदु नहीं लगाना है। और तीसरा, मात्रक हमेशा एक वचन में होते हैं, बहुवचन में कोई मात्रक कभी नहीं होता।
ये 3 बातें आप याद रखो लिखते समय और बोलते समय। जैसे हमने कहा यहाँ से किसी एक स्थान की इंदौर की दूरी 500 किलोमीटर है, तो ये रॉन्ग है। 500 किलोमीटर नहीं होता, 500 किलोमीटर ही बोले। समझ आया? तो ये होती है मात्रक को लिखते समय कुछ हमें नियमों का ध्यान रखना होता है, इन नियमों को आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन 7 मूल भौतिक राशियों में से 3 मूल भौतिक राशियां अपनी 11th के कोर्स में हमें कई बार लेनी पड़ेगी, वो है लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है, क्या होता है समय का मात्रक? मिनट, सेकंड। तो अब हमें अगले टॉपिक में इन तीनों मात्रकों की परिभाषाएं लिखना है। 1 मीटर किसे कहते हैं, फिर उसके बाद 1 किलोग्राम किसे कहते हैं और उसके बाद 1 सेकंड किसे कहते हैं। तो अगले टॉपिक मीटर, किलोग्राम और सेकंड की परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर की परिभाषा। मीटर की हमारे पास 2 परिभाषाएं हैं। 1 मीटर किसे कहते हैं, एक पहले बनाई गई थी परिभाषा और एक परिभाषा बाद में बनाई गई। तो हम दोनों आपको लिखवाते हैं, दोनों बताते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो परीक्षा में लिख देना। लेकिन हम आपको एडवाइस देंगे आप दूसरी वाली परिभाषा परीक्षा में लिखें, क्योंकि पहले वाली परिभाषा पुरानी है और दूसरी वाली परिभाषा नई है। तो पहली परिभाषा क्या चलती थी, आपने नाम सुना होगा, एक देश है फ्रांस। फ्रांस में एक स्थान है सेवरिस। जैसे इंडिया अपना देश है और यहाँ पर एक राज्य है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में एक स्थान है भोपाल, इंदौर, सागर, कुछ भी। तो फ्रांस में एक स्थान है सेवरिस। सेवरिस नाम के स्थान पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला है। अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला का मतलब है जिसमें पूरे विश्व के वैज्ञानिक आके अपने अपने प्रयोग करते हैं और वहां जो आविष्कार होता है वो पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने होते हैं, इसलिए सभी उनको मान्य भी करते हैं। ठीक है, हमने अपने घर में अपनी प्रयोगशाला बना रखी है, यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं और यहाँ पे हमने कोई आविष्कार कर लिया तो वो किसको पता, हमने अपने घर पे किया और हम खुश हो गए, हमने आविष्कार कर लिया, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं उस आविष्कार के बारे में। तो वो अपनी पर्सनल प्रयोगशाला है। ये अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला है, यहाँ पे इंडिया के वैज्ञानिक भी जाते हैं, ब्रिटेन के भी जाते हैं, रूस के भी आते हैं, चीन के, अमेरिका के और खुद फ्रांस के। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक यहाँ पर आकर प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं, तब दुनिया को उसका पता चलता है। तो फ्रांस में सेवरिस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला है और यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है। ये रॉड, ये छड़ रखी हुई है और ये छड़ किस धातु की बनी हुई है, आप याद रखना, ये छड़ बनी हुई है प्लेटिनम प्लस इरिडियम। अभी नाम नहीं सुना होगा आपने, दुनिया में बहुत सारी धातुएं होती हैं, हम केवल लोहा, सोना, चांदी, तांबा इन्हीं के बारे में जानते हैं, लेकिन और आवर्त सारणी में आप देखोगे बहुत तत्व हैं, बहुत सारी धातुएं हैं। उनमें से धातुएं ये भी होती हैं प्लेटिनम और इरिडियम। इन दोनों को मिक्स करके एक धातु बनाई गई, उस धातु की एक छड़ बनाई गई और इस छड़ पर सोने के 2 बिंदु बना दिए गए, सोने के बिंदु, स्वर्ण बिंदु, स्वर्ण बिंदु। ठीक है, इन दोनों सोने के बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। इससे दुनिया के सभी कपड़ा व्यापारी अपना मीटर बनाते हैं।
इसको देखकर जो लंबाई वहां पे है उतनी ही लंबाई का मीटर मान्य होता है। ये नहीं कि आपने अपने घर में किसी से को बोला कि हमारे लिए एक मीटर बना दो, उसने तेरा मीटर बना दिया, बोले हमारा तो ये चलेगा भैया, ये मीटर हमारे पास है। ऐसा नहीं होता, आपका मीटर इस लंबाई के बराबर होना चाहिए, ये प्रमाणिक लंबाई है। इतना यदि आपका मीटर है तो उसको कहा जाएगा कि ये मान्य, अदरवाइज वो मान्य नहीं किया जाएगा। समझ आया? तो फिर से परिभाषा क्या है? फ्रांस में सेवरिस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर, इस धातु की बनी है प्लेटिनम इरिडियम की। क्यों बनती है इस धातु की? लोहे की बनाने में क्या प्रॉब्लम है कि खतरनाक धातु आप क्यों ढूंढ के लाए? ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम धातु का को लेने का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम इरिडियम की छड़ ना गर्मियों में बढ़ती है और ना ठंडों में सिकुड़ती है। समझ में आया? ये धातु ऐसी है जिस पर ताप का असर नहीं पड़ता, और बाकी सब धातुएं गर्मियों में बढ़ती हैं और ठंडों में सिकुड़ती हैं, ये नहीं बढ़ती। तो हमने इसको ले लिया ताकि अपनी लंबाई हमेशा 1 मीटर की एक ही जैसी रहे, घटे बढ़े ना। तो फिर से फ्रांस में सेवरिस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर 2 स्वर्ण बिंदुओं, स्वर्ण मतलब सोना, 2 स्वर्ण बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर कहते हैं। अब ये निशान सोने के ही क्यों लगाएगा, इसका भी कारण है। फिजिक्स में हर चीज का कारण होता है और कारण आपको समझना भी आवश्यक है ताकि आपकी जिज्ञासा न रहेगी कि निशान सोने के ही क्यों लगा सकते हैं। तो निशान सोने के इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सोने पर कभी जंग नहीं लगता। ठीक है, हमने यहाँ पर निशान किसी और धातु के लगा दिए, हो सकता है उस पर जंग लग जाए, वो झड़ जाए और निशान यहाँ से मिट जाए, नहीं दिखे आपको कुछ वर्षों बाद। तो सोने में कभी जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा अपने घरों में सोने के आभूषण रखे होते हैं कई पीढ़ियों पुराने, बोले ये हमारी दादी माँ के गहने हैं, और आज भी वैसे ही रखे हैं। जबकि लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता, उसका रंग बदल जाता, वो काली पड़ जाती। तो सोने की वस्तुएं तो कभी जंग नहीं लगता, इसलिए ये हमें अलग से दिखता भी है। देखो निशान ये लगा है, चमकता भी है दूर से, देखो वो निशान लगा सोने का, तो उसको देखना भी आसान होता है और वो जंग में खराब भी नहीं होता, इसलिए निशान सोने के लगाए जाते हैं। तो परिभाषा, फ्रांस में सेवरिस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर 2 स्वर्ण बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर कहते हैं। कोई बोल सकता है? कोशिश करो, कहां पर क्या रखा हुआ है और किसके निशान लगे हुए हैं, इतना बताओ तो आंसर हो जाएगा। बोलो। फ्रांस में सेवरिस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में प्लेटिनम और इरिडियम की छड़ रखी हुई है जिन पर 2 स्वर्ण बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, उसको 1 मीटर कहते हैं। तो ये 1 मीटर की परिभाषा है, इसको नोट कर लो। फ्रांस में सेवरिस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर 2 स्वर्ण बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर कहते हैं। ये पुरानी परिभाषा है, पहले ये परिभाषा चलती थी और आप सबको याद हो गई होगी, ठीक है, मीटर की परिभाषा। लेकिन उसके बाद फिर नई परिभाषा बनाई गई। अब आप नई परिभाषा को देखो, और उसको भी हम नोट करवा देंगे बाद में, सब कुछ नोट करवा देंगे, पहले आप केवल समझ लो। तो एक तो ये पुरानी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा देखो। दूसरी परिभाषा प्रकाश के बारे में। प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? प्रकाश का वेग कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? शायद पहले आपने 9th 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा। हम अंदाज लगा सकते हैं, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं पूरा कमरा प्रकाश से तुरंत भर जाता है। मतलब इतनी स्पीड से प्रकाश मूव करता है, चलता है कि स्विच दबाया और लाइट वहां से लेके कितना ही बड़ा कमरा हो तुरंत वहां तक पहुंच जाती है।
ऐसा होता ना, मतलब लाइट की स्पीड बहुत तेज होती होगी। सूर्य हमसे कितना दूर है, बहुत दूर है, और वहां से यहाँ तक आने में लाइट को केवल 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट में आप यहाँ शाहपुर से कहाँ पहुंच जाओगे, कहाँ तक पहुंच सकते हो 8 मिनट में? आप पहुंच सकते हो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर 8 मिनट में। लेकिन इतनी लंबी दूरी को, करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी को केवल 8 मिनट में जो चीज तय कर लेती है, उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी? किसी को पता है कितना होता है प्रकाश का वेग? कितनी ज्यादा होती है प्रकाश की चाल? गैस कर सकते हो? देखो हम बताएं आपको। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर, जैसे अपनी मोटरसाइकिल चलती है, बोले हम तो आज बहुत तेज चला के आए हैं अपनी गाड़ी, बोले कितनी स्पीड थी, तो हमने कहा 100 की स्पीड। इस 100 की स्पीड का मतलब क्या है, किसी को पता है? 100 की स्पीड का मतलब है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में आप कितना पहुंच जाओगे, कितना पहुंच जाओगे? 100 किलोमीटर। ये आपकी 100 की स्पीड का मतलब, ठीक है। बड़ी बड़ी जो 4 व्हीलर्स होती हैं वो 120 की स्पीड से चलती हैं, मतलब 1 घंटे में 120 किलोमीटर। ट्रेन चलती है 200, 250, 250 की स्पीड से चलती है, मतलब वो 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाती है? 250 किलोमीटर, बुलेट ट्रेन जो होती है। और बड़े बड़े जो जेट वायुयान होते हैं उनकी स्पीड 400 होती है, 400 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटा चलेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ से इंदौर पहुंच जाएगा 1 घंटे में, मतलब 400 किलोमीटर पहुंच जाएगा। लेकिन प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, अपना वायुयान तो 400 किलोमीटर चलता है, वो भी 1 घंटे में, 1 घंटे में। और प्रकाश की स्पीड आप देखो, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, वो भी 1 सेकंड में, ना कि 1 घंटे में, केवल 1 सेकंड। मतलब आप घड़ी में देखो, ये 1 सेकंड हो गया, ये फिर से 1 सेकंड हो गया। इतने कम समय में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इतनी तेज प्रकाश की गति होती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम किलोमीटर नहीं बोलते, हम मीटर बोलते हैं। तो इसमें हम 3 जीरो और बढ़ा दें तो मीटर में बदल जाएगा। अब प्रकाश की चाल कितनी? 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 0 मीटर। 1 सेकंड में इतने मीटर प्रकाश चलता है, ठीक है। ये समझ में आया? कितना हुआ ये? इसको आप करके देखो, इकाई दहाई जो भी है। 30 करोड़ मीटर प्रकाश चलता है 1 सेकंड में। कितना? 30 करोड़ मीटर। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 30 करोड़ मीटर प्रकाश तय करता है 1 सेकंड में। ऐसा ही है ना? प्रकाश 30 करोड़ मीटर तय करता है 1 सेकंड में। एक सिंपल सा गणितीय नियम लगा रहे हैं, इस संख्या को यहां नीचे बटे में भेज दो, इसको नीचे भेज दिया तो यहां बचेगा 1। 1 मीटर प्रकाश तय करता है, ये संख्या यहां बटे में आ गई, कितने सेकंड में? 1 मीटर प्रकाश तय करता है 1/30 करोड़ सेकंड में। हमें परिभाषा किसकी चाहिए? मीटर की। तो आप देख लो, 1 मीटर वह दूरी होती है, 1 मीटर वह दूरी होती है जो प्रकाश तय करता है 1/30 करोड़ सेकंड में, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनी? प्रकाश द्वारा 1/30 करोड़ सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? 1 मीटर। ये समझ में आया? 1 मीटर। समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? पूछो, किसी को डाउट है? ठीक, मतलब प्रकाश की चाल कितनी होती है? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। 3 के बाद 8 बार 0। इसको हम इस प्रकार लिखना चाहते हैं,
ये संख्या को पढ़ने में दिक्कत है, तो इसको लिखने का तरीका आप देखो, जितने जीरो होते हैं उतनी हम 10 पे घात लगा देते हैं। इस प्रकार लिखने का तरीका सही होता है। ये इकाई दहाई ना करना पड़े, तो 3 गुणे 10 के ऊपर 8 की घात, मतलब क्या हुआ इसका, 3 के बाद 8 बार क्या लगाना है आपको, 0। इधर क्या याद रहेगा, यहां भी हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के ऊपर 8 की। जो भी संख्या आपको लिखना है, जितने उसमें जीरो है उतने घात उस पे लगा दो। ठीक है, तो देखो परिभाषा नंबर 2 क्या बनी, 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश 1/30 करोड़ या 3 गुणे 10 पे 8 की घात सेकंड में तय करता है। दोनों परिभाषाएं आप नोट कर लो। पहली परिभाषा लिखो, फ्रांस में सेवरेस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पर 2 स्वर्ण बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, प्रकाश के द्वारा 1/3 गुणे 10 पे 8 की घात सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसे 1 मीटर कहते हैं। दोनों को नोट कर लो। मीटर के बाद किलोग्राम की परिभाषा क्या है, तो फिर से इसकी दो परिभाषाएं नहीं होती, इसकी एक ही परिभाषा होती है और बड़ी सिंपल सी है। फिर से वही चलने लगा, पहले गए थे हम, फ्रांस में सेवरिस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में प्लेटिनम इरिडियम का एक बेलन रखा हुआ है, छड़ भी रखी है, उसको तो हमने यूज कर लिया मीटर की परिभाषा बनाने में। अब एक और चीज वहां पर रखी है, फ्रांस में, पेरिस में, सेवरिस के पास अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में प्लेटिनम इरिडियम का एक बेलन रखा हुआ है और इस बेलन के द्रव्यमान को हम कहते हैं 1 किलोग्राम। जो किराना दुकान वालों के पास वजन होते हैं ना, बाट 1 किलोग्राम के, वो इसको मेजर करके बनाए जाते हैं। वहां शुरुआत होती है, वहां पे उन्होंने उस वजन को तोला, उसी के बराबर बाट बनाया और उसी वजन को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। ये भी नहीं कि आपने अपने मन से उस बाट को ऐसा तोड़ लिया किनारे से और आपने कम सामान दिया, ऐसा नहीं माना जाएगा। मान्य कौन होगा, जो इस वजन के द्रव्यमान के बराबर हो। तो परिभाषा क्या बनी, नोट कर लो, फ्रांस में सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम के बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। फ्रांस में सेवरिस में अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम के बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, छड़ पर 2 स्वर्ण बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है और जो बेलन है उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो ये दो परिभाषा दोनों नोट कर लो आप।